हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपली एजुकेशनल। सो डेट है आज की 11 अगस्त और हम डिस्कस करते हैं इंडियन एक्सप्रेस से पब्लिश हुए कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को। तो सबसे पहले न्यूज़ की बात करें तो 2002 रेप एंड मर्डर केस है ड्यूरिंग गुजरात राइट्स। तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो इसमें बिल्की बानो के बारे में बताया गया है। तो इसमें ये कहा गया है कि जो 11 कन्विक्ट थे उनको रिलीज़ कर दिया गया है। तो 2002 जो गुजरात राइट्स हुए थे तो उसमें क्या हुआ था, जो बिल्की बानो थे उनके घर में कुछ राइटर्स घुस आए थे और जो 7 या 8 मेंबर्स थे उनके फैमिली के, तो उनका जो है कत्ल कर दिया गया था। और जो 3 साल की बच्ची थी उसका भी मर्डर कर दिया गया था, अलॉन्ग विथ जो बिल्की बानो है उनका रेप भी कर दिया गया था। तो एक हीनियस क्राइम की तरह देखा गया था इसको। लेकिन इसमें जो गुजरात पैनल है उसने रेमिशन ग्रांट कर दिया है 11 कन्विक्ट्स को, जो कि 2008 में जेल किए गए थे फॉर गैंग रेपिंग बिल्किस, और 14 लोगों को उनकी फैमिली मेम्बर्स में 14 लोगों को मारने के लिए, इंक्लूडिंग हर 3 ईयर्स ओल्ड डॉटर। तो उनकी जो 3 साल की बच्ची थी उसको भी इन लोगों ने मार दिया था। फिर यहाँ पर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इससे रिलेटेड एडिटोरियल्स और एक्सप्लेन पेज पर न्यूज़ है, तो हम उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया जस्टिस फॉर बिल्किस। तो इसमें ये दिया गया है कि जो सीबीआई स्पेशल कोर्ट है उसने इनको सज़ा सुनाई थी, और ये सज़ा था लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो ये एक हॉरिफिक क्राइम्स है जो कि इसमें कन्विक्शन सिक्योर किया गया था। तो इसमें क्या कहा गया कि इनको जो ग्रांट मिला है वो एक तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और इससे जो और अदर्स जो भी क्रिमिनल्स हैं उनको एक बढ़ावा मिल सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे स्टेप करने की इसमें ज़रूरत है, और एक बार फिर से इसके बारे में बोलने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वुमेन का जो राइट है जो की है उसके अगेंस्ट है। तो वुमेन के राइट्स के अगेंस्ट है, और वुमेन है वो खुद खड़ी हुई थी। उसने सारे थ्रेट्स को सारे थ्रेट्स के खिलाफ लड़ा और एक करेजियस तरीके से इस जो केस था उससे जीता। तो फिर यहाँ पे एपेक्स कोर्ट को ये इंश्योर करना चाहिए कि जो बिल्की बानो के साथ इनजस्टिस हुआ है, जो भी सज़ा मिली है राइटर्स को, उसको रिवर्स करने के बाद तो इस एपेक्स कोर्ट को जो इनजस्टिस है उसको रिस्टोर करना चाहिए। फिर क्योंकि यहाँ पे ये भी एक डेटा बताया गया कि इस वर्डिक्ट के बाद जो एफआईआर्स में जो अपटिक था वो देखने को मिला था। तो इसके बारे में फिर एक्सप्लेन पेज पे भी इससे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दिए गए हैं, तो हम उसे भी देख लेते हैं एक बार। तो ये एक्सप्लेन पेज पे न्यूज़ है, तो हम इसे देख लेते हैं। तो गुजरात गवर्नमेंट ने 11 कन्विक्ट्स को बिल्की बानो में जो केस में जो कि गैंगरेप और मर्डर के चार्ज में थे, तो उनको प्री मैच्योर रिलीज पॉलिसी का यूज़ करके उन्हें रिलीज़ कर दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात की गई है। तो यहाँ पे आर्टिकल 72 और 161 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करते हैं प्रेसिडेंट और गवर्नर को कि वो पार्डन प्रोवाइड कर सकते हैं और सस्पेंड कर सकते हैं, रेमिट कर सकते हैं, कम्यूट कर सकते हैं सेंटेंस को, अगर कोई भी कोर्ट ने उसको पास किया है। इसमें एक जो जेल है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है, प्रिजन जो है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है। तो सेक्शन 432 ऑफ सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इसमें ये कहा गया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके पास भी पावर है सेंटेंसेस को रेमिट करने की। लेकिन सेक्शन 433A जो सीआरपीसी का है वो कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाता है, जिसमें ये कहा गया है कि अगर सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट अगर लाइफ के लिए हो या फिर जिसमें डेथ दी गई हो, उसमें जो पर्सन है वो जो है एटलीस्ट 14 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट, मतलब कि वो 14 साल की सज़ा कम से कम काट चुका हो, तभी उसको रिलीज़ अलाउड होगा। तो फिर यहाँ पे ये कहा गया था कि जो 76th इंडिपेंडेंस डे था इंडिया का, उसमें यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये कहा गया था, गाइडलाइंस को स्टेट को गाइडलाइंस दी गई थी कि जो स्पेशल रेमिशंस है प्रिजनर्स को, स्पेशली जिन्होंने हाफ सेंटेंस जो भी उनको सज़ा मिली थी उसका आधा टर्म पूरा कर लिया है, फिर वुमेन्स हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं, प्रिजनर्स हैं जो कि 50 साल से ऊपर हैं, मेल कन्विक्ट्स हैं जो कि 60 साल से ऊपर हैं, और टर्मिनल इल कन्विक्ट्स हैं, तो उनको रिलीज़ कर दिया जाए। फिर ग्राउंड्स ऑफ रेमिशंस क्या है कि जो स्टेट्स हैं वो एक सेंटेंस रिव्यू बोर्ड बनाते हैं ताकि अपनी जो पावर्स हैं सेक्शन 432 ऑफ सीआरपीसी में उसको एक्सरसाइज कर सके। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो स्टेट्स हैं वो अपनी
एक पावर की जो एक्सरसाइज है उसको आर्बिट्रेरीली नहीं कर सकते, लेकिन उनको एक ड्यू प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। तो लक्ष्मण नस्कर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2000 में सुप्रीम कोर्ट ने 5 ग्राउंड बताए थे जिसमें जो है रेमिशन कंसिडर किया जा सकता है। तो पहला है कि जो अगर ऑफेंस है इंडिविजुअल का या एक्ट ऑफ क्राइम है, सोसाइटी को अफेक्ट नहीं करता है, तो रेमिशन ग्रांट किया जा सकता है। फिर अगर कोई चांस है क्राइम का रिपीट होने का, तो फिर अगर चांस नहीं है क्राइम का रिपीट होने का, तो वो उसको जो है हम ग्रांट दे सकते हैं या रेमिशन दे सकते हैं। फिर जो कन्विक्ट है उसने अपनी पोटेंशियलिटी लूज कर दी हो क्राइम कंडक्ट करने की। अब कोई इंसान है वो 70-80 साल का हो गया, तो वो मर्डर करने के लिए जो है इतना उसके अंदर शरीर में ताकत नहीं होगी वो मर्डर कर सके किसी का, तो फिर उस कंडीशन में भी रिलीज़ किया जा सकता है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो अगर कोई पर्पज़, अगर हमने उसको जेल में रखा हुआ है तो कोई पर्पज़ सर्व हो रहा है क्या उससे, अगर ये भी नहीं हो रहा है तो हम उसको रिलीज़ कर सकते हैं। फिर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कन्विक्ट फैमिली, तो जो भी कन्विक्ट किया गया है उसके सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी है उसके बारे में भी दिया गया है। तो इसमें ये दिया गया है कि जो नॉर्मल टर्म्स जैसे सर्व कर रहे हैं तो उनको तो जो है फिक्स टर्म में से आधा कंप्लीट करना चाहिए, लेकिन जो रेमिशंस है वो 14 साल के बाद ही मिलेंगे अगर कोई लाइफ सेंटेंस या डेथ सेंटेंस है तो। फिर अगर डेटा हम देखें प्रिजन स्टैटिस्टिक्स का 2020 में, तो 61% जो कन्विक्ट्स हैं वो लाइफ सेंटेंस सर्व कर रहे हैं। तो फिर ये बिल्की बानो केस कन्विक्ट के बारे में बताया गया है कि उन्होंने क्या किया था। तो फिर अब क्या किया जा सकता है, तो एडवोकेट जो है शोभा गुप्ता है, उन्होंने ये कहा है कि जो बिल्की बानो केस है उसमें जो है ये गवर्नमेंट ऑर्डर को चैलेंज किया जा सकता है जिसमें 11 कन्विक्ट्स को अर्ली रिलीज कर दिया गया है। तो ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कहीं भी इसको चैलेंज कर सकती है। तो ये लेकिन अप टू बिल्की होगा कि वो इसे करना चाहती हैं या नहीं। तो ये किसी भी गवर्नमेंट ऑर्डर की तरह इसको जो है चैलेंज किया सकता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, और उस जो ऑर्डर है उसको जो है सेट असाइड किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया 50 लाख के कंपनसेशन को बिल्कीस के लिए 2019 में। तो ये बिल्की बानो केस से रिलेटेड था। तो हमने सब कुछ इसमें देख लिया है कि क्या क्या था इसमें, कैसे चला है और क्या क्या प्रोविजंस हो सकते हैं, जिसमें जो है 72 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट को जो है पावर प्रोवाइड करता है और 161 जो है गवर्नर को पावर प्रोवाइड करता है कि वो कन्विक्शन या फिर जो पार्डन है वो ग्रांट कर सकते हैं। तो इसमें ये चीज़ दिया हुआ है। फिर सेक्शन 432 ऑफ सीआरपीसी जो है स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर देता है। तो ये इसमें दिया गया है। तो अब हम चलते हैं फर्स्ट पेज पे वापस। उसके बाद इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर यहाँ पे 2 न्यूज़ और हैं, यहाँ देख लेते हैं। फिर आईटीबीपी पर्सनल जो है और जो है वो उनकी डेथ हो गई और 30 इंजर्ड हो गए जब अमरनाथ ड्यूटी के दौरान जो बस फॉल हो गई रिवर बेड में, यानी कि नदी में बस चली गई, तो उसमें 7 जवानों की मौत हो गई और 30 जो है इंजर्ड हो गए। तो हम आईटीबीपी के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की। तो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस जो इंडिया है, तो वो 7 सिक्योरिटी फोर्सेस जो इंडिया की हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती हैं, वो उनमें से जो है आईटीबीपी जो है वो एक है। फिर हम बात करें जो 7 फोर्सेज है वो है असम राइफल्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इंडो टिबेटियन बॉर्डर फोर्स, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और सशस्त्र सीमा बल। तो इनके खुद के कैडर ऑफ ऑफिसर्स होते हैं और जो इनको हेड करते हैं वो ऑफिसर्स होते हैं इंडियन पुलिस सर्विस के। तो ये इसमें दिया गया 7 जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनके बारे में। फिर यहाँ पे डिटेल दी गई है असम राइफल्स की और बीएसएफ की, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की। तो ये सब आप पढ़ सकते हैं, मैं इसको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। सीआरपीएफ के बारे में भी दिया गया है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है। फिर आईटीबीपी के बारे में हम बात करें जो कि इस न्यूज़ में आया है, तो इसमें जो है 24 अक्टूबर 1962 को इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद आईटीबीपी की बात करें तो ये काराकोरम पास लद्दाख में जो है वहाँ से लेके अरुणाचल प्रदेश तक ये 3488 किलोमीटर का इंडिया चाइना बॉर्डर को जो है प्रोटेक्ट करता है। तो इसमें एल्टीट्यूड की बात करें तो 9000 फीट से लेकर 18700 फीट तक के एल्टीट्यूड पे ये लोग डिप्लॉयड है। अगर हम बात करें वेस्टर्न, मिडिल और ईस्टर्न सेक्टर ऑफ इंडो चाइना बॉर्डर, तो ये इसमें दिया गया है। तो ये स्पेशलाइज्ड माउंटेन फोर्सेस होते हैं और तो मोस्ट ऑफ द ऑफिसर्स एंड
मेन आर प्रोफेशनली ट्रेन माउंटेनियर्स। तो वो पहाड़ी काम जो होते हैं, पहाड़ पे चढ़ना उतरना, तो जो इस टाइप के टास्क होते हैं ये इसमें वेल ट्रेंड होते हैं। और ये जो है न्यूमरस रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन अक्रॉस द कंट्री जो है ये इसको सर्व करते हैं। तो ये आईटीबीपी के बारे में था। फिर एनएसजी के बारे में भी इसमें दिया हुआ है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। फिर एसएसबी सशस्त्र सीमा बल के बारे में भी सब कुछ दिया हुआ है, तो मैं इसको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। तो ये आईटीबीपी से रिलेटेड था। फिर यहाँ पे चाइना की जो युआन वैंग 5 है चाइनीज वेसल, तो वो जो है हम्बन टोटा पोर्ट पर डॉक हो चुकी है। तो ये उससे रिलेटेड न्यूज़ था कि जो एक्टिविटीज़ है वो सिक्योरिटी या सॉवरेंटी किसी भी कंट्री को अफेक्ट नहीं करेंगी, तो वो इंटरनेशनल लॉ और जो इंटरनेशनल नॉर्म्स है उसके साथ जो है अबाइड करते हुए सब सब कुछ काम करेंगी। तो ये इसमें लिखा हुआ है। फिर जो हम आगे बात करें इसमें, तो इसमें ये दिया हुआ है कि जो श्रीलंका है उसने पहले मना कर दिया था 11 अगस्त को इस शिप को आने के लिए, फिर 16 अगस्त को इसको अलाउ कर दिया था। तो इसमें सॉवरेंटी की बात की थी कि सब जो स्टेट्स जो भी कंट्रीज है वो इक्वली सॉवरेन है। फिर यहाँ पे युआन वैंग 5 जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि ये एक चाइनीज़ वेसल है और 750 किलोमीटर जो इसकी रेंज है जहाँ तक ये सर्विलेंस कर सकता है। तो इसमें केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश जो है चाइना के रडार पे हो सकते हैं, इसमें ये बात कही गई है। तो रानिल विक्रमसिंघे ने ये कहा है कि चाइना को हम अलाउ नहीं करेंगे कोई भी मिलिट्री एक्शन परफॉर्म करने के लिए उसके हम्बन टोटा पोर्ट पर। फिर यहाँ पे ये कहा गया कि श्रीलंका एक सॉवरेन कंट्री है और इसकी इंडिपेंडेंट चॉइस अपनी खुद लेता है वो। फिर यहाँ जैसे हमने बात की कि जो इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल कॉमन प्रैक्टिसेस के साथ वो कंप्लाई करेंगे, तो ये इसमें दिया गया है। फिर यहाँ पे ये दिया है कि जो युआन वैंग क्लास की जो रॉकेट्स है या शिप है वो सैटेलाइट को ट्रैक कर सकते हैं, रॉकेट को ट्रैक कर सकते हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है इसको ट्रैक कर सकते हैं। तो ये ऑलरेडी हमने पिछले 2-3 दिनों में डिस्कस किया हुआ है। फिर टाइज की बात करते हैं इंडिया और श्रीलंका के बीच में, तो 2014 में इस ट्रेन में आए थे जब उसने एक न्यूक्लियर शिप को वहाँ पे जो उसके वन ऑफ द स्ट्रेटेजिक पोर्ट्स है उस पर अलाउ किया था। फिर 2017 में जो है कोलंबो जो है वो चाइना का डेप्ट क्लियर ना कर पाने की वजह से 99 ईयर्स के लिए एक चाइनीज कंपनी है उसे जो है हम्बनटोटा पोर्ट लीज पर दे दिया था। फिर यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे लिखा है कि जो इंडिया ने अभी तक इकोनॉमिक असिस्टेंस जो है 4 बिलियन यूएस डॉलर के दे चुके हैं श्रीलंका को। तो ये इस पेज में था। बाकी यहाँ पर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। तो सिटी पेज पर भी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में भी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जस्टिस फॉर बिल्किस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो ये भी हमारे लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल नहीं है। फिर हम्बनटोटा पोर्ट के बारे में दिया गया है, तो इसमें कुछ दिया गया है कि जो इंडिया है उसने इन 4 महीनों में 376.9 मिलियन डॉलर्स ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं 4 महीनों में। फिर यहाँ पे ये बात की गई कि चाइना को इकोनॉमिक स्ट्रेस से निकालने के लिए जो लाइक माइंडेड कंट्रीज़ हैं उनकी पार्टनरशिप करवाई जाए, और जो लाइक माइंडेड कंट्रीज है वो ऑलरेडी मेजर क्रेडिटर्स हैं चाइना के, तो कैसे उसको रीस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं चाइना के लोन्स की, और आईएमएफ से लोन लेने में कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो आईएमएफ का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ये है कि जो आईएमएफ होती है अगर वो लोन प्रोवाइड करती है और ये देखती है कि आपके जो कंट्री है उसमें इसको पे करने की कैपेबिलिटी नहीं है, तो वो कुछ जो कंडीशन है वो लगाती है कि आपको कैसे कैसे इस लोन्स का डिसबर्समेंट करना है। कुछ फाइनेंशियल जो इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो लगा देती है कि आपको इकोनॉमी कैसी बनानी है, आपको एक्सपोर्ट रिलेटेड इकोनॉमी बनानी है, इंपोर्ट रिलेटेड इकोनॉमी बनानी है, तो वो उसके बारे में ये जो है थोड़ा सा कंडीशन लगा देता है। तो इस पे जो है नेगोशिएशन किया जा सकता है जो कंट्रीज हैं उनके लिए। तो जापान जो है सिग्निफिकेंट अमाउंट श्रीलंका को देता है, क्वाड कंट्रीज भी हेल्प कर सकती हैं इन दिस रिगार्ड। तो ये सब दिया गया है। तो इसमें आखिरी में ये बताया गया कि ये जो भी एक्शन है श्रीलंका को हेल्प करने की वो कंसर्टेड एफर्ट लगाने की ज़रूरत है, ताकि सब लोग को मिलके एफर्ट लगाने की ज़रूरत है ताकि चाइना को इससे बाहर निकाला जा सके। फिर इसमें कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, आइडियाज़ पेज में भी आज कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं थी। फिर एक्सप्रेस नेटवर्क की बात करें तो इसमें भी जो है ये बस दिया गया कि था कि सुप्रीम कोर्ट ने
मई में ये कहा था गुजरात गवर्नमेंट को कि वो डिसाइड करें रिमिशंस ऑफ कन्विक्ट्स पे। तो कन्विक्ट्स के रिमिशन के लिए हमने ऑलरेडी बात की हुई है, तो इसमें ये कहा गया, तो इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर ये भी जो है यूपी से रिलेटेड न्यूज़ है, तो इसमें ये कहा गया कि जो गवर्नमेंट स्टाफ्स का ट्रांसफ़र होगा, तो ग्रुप ए वाले होंगे, उनका जो ट्रांसफ़र है वो यूपी के जो चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ, उनके द्वारा की जाएगा। और जो बाकी ग्रुप बी सी है तो कंसर्न डिपार्टमेंट के मिनिस्टर द्वारा किया जाएगा। तो ये इसमें दिया गया है। तो 30 जून तक जितने भी ट्रांसफर थे वो ऑलरेडी किए जा चुके हैं। तो अगर कोई अप्लाई करता है फ्रेश ट्रांसफ़र के लिए, तो योगी आदित्यनाथ द्वारा इसे जो है अप्रूव किया जाएगा। तो ये इसमें दिया गया है, इससे ज़्यादा कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है इस पेज में। फिर जो ब्रिटिश एरा का जो जेल मैनुअल था उसको रिप्लेस करके जो है 2022 में नया जेल मैनुअल लाया गया है उत्तर प्रदेश में। तो 1941 का था, तो अभी नया लाया गया है 2022 का। तो स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट्स प्रिजन में लाए जाएंगे, फ्रॉम बेटर ग्रूमिंग, फूड, हेल्थ फैसिलिटीज़। तो इसको हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में कि क्या किया जा सकता है। तो इसमें मदर्स के लिए, महिलाओं के लिए है, बच्चों के लिए है, कैसे कैसे इसमें जो है प्रोविजंस लाए गए हैं। फिर अगर कोई डेथ हो जाता है तो अंतिम दर्शन के लिए भी इसमें प्रोविज़न लाया गया है। और फिर वेलफेयर के बारे में, रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम के बारे में, और जो प्रिजन वेलफेयर ऑफिसर के सेटअप के बारे में, सुपरिटेंडेंट और जेलर के बारे में। तो ये सब इंपॉर्टेंट कुछ है, कुछ पॉइंट्स है जो कि हम नोट कर सकते हैं अपने आंसर में इनकॉर्पोरेट करने के लिए। बाकी कुछ इसमें है नहीं। फिर हमने ये ऑलरेडी बिल्की बानो का केस डिस्कस कर लिया है, तो हम इसमें चलते हैं। जो एफ इंसस, निपुण और एलसीए जो है न्यू डिफेंस सिस्टम, इसको इनकॉर्पोरेट किया गया है। तो कल हमने डिस्कस किया था अतक्स के बारे में, जो कि इंडिया का हॉवित्जर गन है। तो इसको 21 तोपों की सलामी में पहली बार यूज़ किया गया था। तो इसके बारे में हमने कल ऑलरेडी डिस्कस किया है, मैंने नोट्स ऑलरेडी प्रोवाइड किए हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो एफ इंसस, निपुण और लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट जो है, इसको इनकॉर्पोरेट किया गया है इंडियन आर्मी में। तो एफ इंसस का जो फुल फॉर्म है वो है फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर। तो फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर्स में क्या किया जा रहा है, तो जो सोल्जर्स हैं उनको इक्विप किया जा रहा है मॉडर्न सिस्टम से, जो कि ऐसा ना हो कि मॉडर्न सिस्टम से इक्विप करें और जो सोल्जर है वो वॉक ना कर पाए। तो इससे लिए जो लाइट वेट, ऑल वेदर, ऑल टेरेन, कॉस्ट इफेक्टिव, लो मेंटेनेंस जो सिस्टम्स है उसको इंस्टॉल किया जा रहा है, उसको जो है सोल्जर्स को इक्विप किया जा रहा है। तो AK-203 असॉल्ट राइफल इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया, जो कि एफिंसा सिस्टम है। तो आप ये देख सकते हैं, ये सोल्जर है एफिंसास के साथ यहाँ पे खड़ा है। फिर इसमें गैस ऑपरेटेड मैगजीन फेड सेलेक्ट फायर वेपन है। इसमें रेंज क्या है, 300 मीटर की रेंज है। और इसको कहाँ बनाया जा रहा है, अमेठी में बनाया जा रहा है, जहाँ पे रशिया और इंडिया का जॉइंट वेंचर चल रहा है। तो आप यहाँ से भी पॉइंट देख सकते हैं कि इंडिया का स्टैंड न्यूट्रल स्टैंड क्यों था जब बात की गई थी यूएनएससी में वोटिंग करने की। तो यहाँ पे बहुत सारे जो मदद है वो रशिया की तरफ से आते हैं, और यूक्रेन में बहुत सारे स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं। तो किसी के साथ भी हम गलत नहीं ठहरा सकते थे। तो ये हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है, लार्जर इंटरेस्ट में देखना होता है हमें सब चीज़ों को। फिर हम बात करते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इसको कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था 6 लाख AK-203 राइफल्स के लिए। फिर हम बात करते हैं वेपनरी फ्रंट पे, तो ये मल्टी मोड ग्रेनेड इसके अंदर है। फिर मल्टीपर्पज़ नाइफ है, अगर क्लोज कॉम्बैट होता है तो मल्टीपर्पज़ नाइफ का भी यूज़ किया जा सकता है। फिर बैलिस्टिक हेलमेट से बैलिस्टिक गॉगल्स प्रोटेक्शन है, ताकि स्मॉल प्रोजेक्टाइल्स और फ्रेगमेंट्स से बचा जा सके। फिर बुलेट प्रूफ वेस्ट है, जो कि 9mm बुलेट्स और AK-47 एम्यूनेशन तक को भी रोक सकता है। फिर हेलमेट में नाइट विजन माउंट किया गया है, तो रात में भी देखने में ईजी होगा। इसमें फिर ये दिया गया है कि जो हैंड्स फ्री कम्युनिकेशन होगा, सिक्योर्ड कम्युनिकेशन होगा, ताकि रियल टाइम एक्सचेंज हो सके इन्फॉर्मेशन का और फेलो सोल्जर्स का। फिर एफ इंसास का विजन क्या है, 2002 में इसको कंसीव किया गया था, और सोल्जर्स के मॉडर्नाइजेशन इसका विजन है। तो यूएस के पास क्या है, तो यूएस के पास लैंड वॉरियर मॉडर्नाइजेशन सिस्टम है उनका खुद का। फिर यूके की बात करें तो उनके पास फ्यूचर इंटीग्रेटेड सोल्जर टेक्नोलॉजी है।
तो ये सब जो है वर्ल्ड में भी चल रहा है। फिर निपुण के बारे में बात करते हैं तो निपुण एक माइन है जो कि जो है एंटी पर्सनल मिसा जो माइन्स है। तो एंटी पर्सनल क्या होता है कि अगर कोई भी इंसान या फिर ट्रेसपास कर रहा है तो माइन बिछी होती है, तो वो पर्सन को टारगेट करता है, ना कि किसी जो है टैंक या फिर गाड़ी को। तो इसमें ये कहा गया है सॉफ्ट टारगेट ब्लास्ट मुनीशन है जो कि डीआरडीओ द्वारा डेवलप किया गया है। तो ये जो है दीज माइन्स आर एक्ट एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट इन्फिल्ट्रेटर। तो अगर कोई बॉर्डर पार करके आ रहा है तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हम माइन बिछा देते हैं, तो जितने भी बॉर्डर पार करके आ रहे हैं तो उन पे सबसे पहला अटैक माइन के थ्रू होगा। फिर यहाँ पे एंटी पर्सनल मिसाइल जो है वो ह्यूमंस के अगेंस्ट यूज होगा, ना कि कोई एंटी टैंक मिसाइल जो कि हैवी व्हीकल्स के अगेंस्ट यूज होता है। तो ये इसमें दिया गया। फिर लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट जो है वो बोट्स को रिप्लेस करेगा जो कि लिमिटेड कैपेबिलिटी में यूज होते हैं। जो पेंगोंग सो लेक है चाइना इंडो चाइना बॉर्डर पे, तो वहाँ पे जो लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट है उसको रिप्लेस किया जाएगा जो बोट्स हैं उससे। तो लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट होता क्या है, तो हम इसे देखते हैं। तो जो ये शिप देख रहे हैं आप, तो ये होता है लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट। तो ये पेंगोंग सो लेक में इसको डिप्लॉय किया जाएगा और जो भी बोट है उसको रिप्लेस किया जाएगा। तो ये जो बोट है ये लैंडिंग जो क्राफ्ट असॉल्ट है वो है। इसको बनाया कहाँ जा रहा है, गोवा बेस्ड एक्वेरियस शिपयार्ड में बनाया जा रहा है ताकि बेटर लॉन्च स्पीड और कैपेसिटी टू ऑपरेट अक्रॉस वाटर ऑब्स्टिकल्स इन ईस्टर्न लद्दाख। तो जो भी ईस्टर्न लद्दाख का एरिया वहाँ पे ऑपरेट किया जा सके। फिर सिमिलर वेसल्स जो है ऑलरेडी ऑपरेशन में है इंडियन नेवी के, तो ये इसमें दिया गया है। फिर एक्सप्लेन पेज पे और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर जो हम लास्ट न्यूज़ देखते हैं आज की, तो वो इकोनॉमी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे WPI में जो इन्फ्लेशन है वो 5 मंथ के सबसे लो पे 13.93 आ गया, जो कि जुलाई में जो है WPI था वो 13.93% था। तो हम देख लेते हैं WPI क्या होता है। तो मैंने एक और जो है इसमें इनकॉर्पोरेट किया है रिलेटेड टू राइट टू इन्फॉर्मेशन कि RTI एक्ट 2005 क्या था। तो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 में था, इसमें जो है इसको रिप्लेस किया गया था RTI एक्ट से। तो RTI एक्ट से की प्रोविजंस क्या क्या थे, तो RTI एक्ट में जो सेक्शन 4 RTI एक्ट का था वो सुओ मोटो डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन बाय ईच पब्लिक अथॉरिटी। तो सेक्शन 4 का इस्तेमाल करते हुए जो पहले UPSC था वो प्रीलिम्स के रिजल्ट नहीं निकालता था, लेकिन अब सुओ मोटो लेते हुए तो अपने खुद से ही जो है प्रीलिम्स का रिजल्ट निकालने लगा है UPSC। तो ये इसमें देख सकते हैं सेक्शन 4 का एक एग्जांपल हो गया। फिर सेक्शन 8(1) जो है 8 क्लॉज 1 जो है वो क्या कहता है, एग्जाम्पशन प्रोवाइड करता है लाइक फर्निशिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन। फिर सेक्शन 8 क्लॉज 2 डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है उसका अगर एग्जाम्प्ट किया गया है तो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में उसको शो किया जा सकता है। फिर जेनेसिस क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था इसके लिए। फिर पीपल ऑफ द कंट्री हैव द राइट टू नो एवरी पब्लिक एक्ट, जो भी हो रहा है उसके बारे में जानकारी जो है वो इसमें पब्लिक को जानना उनका हक है। तो ये इसमें लिखा हुआ था, आप इसको पढ़ सकते हैं RTI एक्ट के बारे में। फिर WPI क्या होता है, जो कि हमारी लास्ट न्यूज़ है आज की। तो इसमें WPI क्या होता है, तो WPI जो होता है गुड्स और जो गुड्स सोल्ड हो रहे हैं या फिर ट्रेड हो रहे हैं बल्क में, उनके जो प्राइस में चेंजेस है उसको मेजर करता है WPI। इसको पब्लिश कौन करता है, तो ये ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तो वो इसे पब्लिश करते हैं। तो सबसे ज़्यादा यूज्ड होने वाला इन्फ्लेशन इंडिकेटर है इंडिया में WPI। लेकिन इसका क्रिटिसिज्म क्या है, जो जो लोग हैं वो रिटेल प्राइस पे बाई करते हैं ना कि होलसेल प्राइस पे। तो जनरल पब्लिक इसमें इंक्लूड नहीं होती, या जनरल पब्लिक के लिए ये कुछ काम का नहीं है। फिर हम बात करें कि हम कैलकुलेट करते हैं 13.1% हो गया है। तो 13.1% हुआ किस पे है, किसको बेस मान के हमने किया है। तो पहले जो था कि 2004-5 में जो प्राइसेस थे बास्केट, अब क्या होता है कि बास्केट्स ऑफ गुड क्या होते हैं, जैसे एक बास्केट है इसमें कुछ गुड्स के हो जाते हैं, जैसे जैसे हो गया टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, फिर यहाँ पे AC हो गया, फिर कार हो गई। तो ये होलसेल प्राइस की बात करता हूँ, तो ये एक बास्केट ऑफ गुड्स हो गया। मतलब इसमें 2004-5 में जो प्राइस थे उनका सबका सम करके एवरेज कर दिया था। तो ये एक एवरेज प्राइस हो गया, मान लीजिए 120 रुपये, ये एवरेज प्राइस था। और आज हो गया है यहाँ पे 180 रुपये। तो 2004-5 में अगर था 120 रुपये, आज 180 रुपये का प्राइस है। तो जो हमारा इन्फ्लेशन है 60/120 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 50% का इन्फ्लेशन। तो ये इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। हालांकि इतना इन्फ्लेशन नहीं है, लेकिन एक मेज़र बता रहा हूँ कि कैसे मेज़र करते हैं जनरल टर्म्स में।
फिर उसको जो 2017 में क्या किया गया, जो ये बेस ईयर था उसको 2011-12 कर दिया गया। तो जो 11-12 में जो प्राइसेस थे गुड्स के, उसके हिसाब से अब इन्फ्लेशन देखा जा रहा है। अब उसी से रिलेटेड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या देखते हैं, तो हमने ये देखा कि जो WPI है इसका क्रिटिसिज्म ये है कि ये प्रोडक्ट जो है होलसेल प्राइस पे देखता है। तो ये प्राइस चेंज, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो प्राइस चेंज मेजर करता है। ये रिटेल बायर के परस्पेक्टिव से प्राइस चेंज को मेजर करता है। इसको पब्लिश कौन करता है, ये इसको पब्लिश करता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। फिर हम बात करें अगर CPI, तो CPI क्या कैलकुलेट करता है, कमोडिटीज़ के प्राइस और सर्विसेज का जो डिफरेंस है वो कैलकुलेट करता है, लाइक फूड, मेडिकल केयर, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें इंडियन कंज्यूमर्स जो है डेली यूज़ के लिए उसको बाई करते हैं। तो CPI कितने टाइप के होते हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए हो गया, एग्रीकल्चरल लेबरर्स के लिए हो गया, रूरल लेबरर्स के लिए हो गया, रूरल और अर्बन कंबाइंड हो गया। तो पहली 3 जो है उसको लेबर ब्यूरो रिलीज करता है, और जो लास्ट वाला है उसको नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है उसे रिलीज करता है। तो CPI रूरल अर्बन कंबाइंड इसको नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस रिलीज करता है। तो हम बात करें इसका बेस ईयर 2012 है, लेकिन जो ये इंडस्ट्रियल वर्कर का बेस ईयर था उसको 2016 कर दिया गया है अभी रिसेंटली। तो ये CPI और WPI से रिलेटेड था। तो मैं ये नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो फिर आज के न्यूज़ में सिर्फ इतना इम्पोर्टेंट न्यूज़ था। और हमने डिस्कस कर लिया जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे उसको हॉलिस्टिकली डिस्कस कर लिया है कि क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या प्रोविजंस हो सकते हैं। तो इससे ज़्यादा कुछ इसमें इंपॉर्टेंट था नहीं आज के न्यूज़पेपर में। तो हम कल मिलते हैं एक और न्यूज़ एनालिसिस के साथ। टिल देन गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।